Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to CSIR Anchors, myself Radha. And today we are going to discuss about developmental biology in a single lecture. And this lecture will make sure your 30 marks in your exam. So without wasting your time, let's start with our lecture. तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? स्टेम सेल क्या होता है, स्पेसिफिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन, मॉर्फोजन, पैराक्राइन सिग्नलिंग, सी एलिगन, आइलैंड्स डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, डिक्टोस्ट्रिलियम डिस्कोडियम, सी आर्चिन, ड्रोसोफिला, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, फ्रॉग डेवलपमेंट, टेडापोल मेटामॉर्फोसिस, टेराटोजन्स, प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. So let's start. So stem cell. स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है और ये एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है. मीन्स एक स्टेम सेल एक तो अपनी जैसी कॉपी बनाएगा और एक सेल बनाएगा जो आगे चल के डिफरेंशिएट करेगी और जिसका डिजायर्ड फंक्शन होगा वो गेन कर लेगी. क्लियर है? सो एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब फंक्शन फिक्स्ड नहीं होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज स्टेम सेल. जहां पर रहते हैं स्टेम सेल का जो हाउस होता है उसको क्या बोल देते हैं? स्टेम सेल नीश. स्टेम सेल नीश बोला जाता है. नेक्स्ट, जो स्टेम सेल नीश होता है, मान लो ये है स्टेम सेल नीश और यहाँ पर ये बहुत सारे स्टेम सेल्स हैं. सो यहाँ पर कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं जो इनको स्टेमनेस की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा के रखते हैं. सो पैराक्राइन फैक्टर क्या करते हैं? स्टेम सेल को स्टेमनेस की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा के रखते हैं. लेकिन एक बार मान लो कोई सेल स्टेम सेल निकल के यहाँ पर आ गई, बाहर आ गई, तो अब पैराक्राइन फैक्टर का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं रहेगा और अब ये जो सेल हैं ये डिवाइड करेंगी, एक अपनी कॉपी बना लेगी और एक आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाएगी. क्लियर है? नेक्स्ट, स्टेम सेल जो होती है वो एक होती है एडल्ट, एक होता है एम्ब्रियोनिक. एडल्ट में कौन कौन से डिस्कस करते हैं हम लोग? मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट. एंड एम्ब्रियोनिक में टोटिपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट. इनको डिस्कस करते हैं. तो टोटिपोटेंट क्या करती है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करती है. टोटिपोटेंट मीन्स टोटल ऑर्गेनिज्म को बना सकती है. एग्जाम्पल के लिए जायगोट यहां पर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सिंगल सेल जायगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है. सो टोटिपोटेंट टोटल ऑर्गेनिज्म को बना सकती है एंड इट इज अ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. प्लूरिपोटेंट सेवरल टाइप्स, कुछ टाइप्स को बना सकती है. इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? इनर सेल मास, बट इसमें ट्रोफोब्लास्ट इंक्लूड नहीं होगा एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट. इनर सेल मास क्या करते हैं? ये तीनों जर्म लेयर बनाते हैं, एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम. क्लियर? नेक्स्ट वन इज
जो ये टोटिपोटेंट सेल के हम लोग बारे में बात करते हैं, इसमें जायगोट तो आता ही है, लेकिन जायगोट आगे चल के क्लीवेज करता है और 2 सेल 4 सेल और 8 सेल स्टेज आता है। तो 4 to 8 सेल स्टेज तक भी कैपेबिलिटी होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने की। नेक्स्ट वन, एडल्ट के अंदर मल्टीपोटेंट आता है। मल्टीपोटेंट क्या करता है? स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स को बना सकता है। ओलिगोपोटेंट फ्यू को बना सकता है और यूनिपोटेंट जो है वो 1 को ही बना सकता है, या तो वो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा मेल के केस में एंड oogonia से एग फीमेल के केस में, तो एक ही बना सकता है वो। ओलिगोपोटेंट क्या बना सकते हैं? माइलोइड एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। लिम्फोइड जिसमें हम लोग बी सेल, टी सेल, माइलोइड, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल के बारे में जिसमें हम लोग डील करते हैं, वो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल के अंदर आ जाता है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एंड नेक्स्ट वन इज मेमोरी स्टेम सेल्स, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब मान लो जो मल्टीपोटेंट सेल है और मल्टीपोटेंट सेल का मन कर रहा है प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट होने का, तो ये कैसे कन्वर्ट होगी? क्या मल्टीपोटेंट वापस से प्लूरिपोटेंट बन सकती है? तो हाँ, बन सकती है। कब बन सकती है? जब इसके पास में कौन कौन से जीन होंगे? OCT3/4, KLF, MYC एंड SOX2। क्लियर है? और जो प्लूरिपोटेंट सेल होता है इसके पास कौन से होते हैं? नैनोग एंड SOX2। सो अगर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के पास में ये जो जीन्स हैं OCT3/4, KLF, MYC, SOX2, ये सारे जीन होंगे तो वो प्लूरिपोटेंट में कन्वर्ट हो सकती है, कैपेबिलिटी रख सकती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो स्टेम सेल में हम लोगों ने क्या देखा? स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल जहां पर रहते हैं उसको स्टेम सेल नीश बोलते हैं, और स्टेम सेल नीश में पैराक्राइन फैक्टर होते हैं जो उसके स्टेमनेस की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर कोई सेल अपने स्टेम सेल नीश से बाहर की तरफ आता है तो पैराक्राइन फैक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जो बाहर की तरफ स्टेम सेल आ चुका है वो डिफरेंशिएट होकर एक सिस्टर सेल बनाएगा और एक और सेल बनाएगा जो आगे चल के डिफरेंशिएट करेगी। इसके अलावा स्टेम सेल जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है इसके अंदर टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट आता है। टोटिपोटेंट टोटल ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, एग्जांपल के लिए जायगोट आ जाता है इसके अंदर, एंड 4 to 8 सेल स्टेज तक यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा प्लूरिपोटेंट सेवरल टाइप ऑफ सेल को बना सकता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इनर सेल मास को एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास तीनों जर्म लेयर को बनाने का काम करता है। इसके अलावा एडल्ट स्टेम सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एडल्ट स्टेम सेल जो होता है इसके अंदर मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट, यूनिपोटेंट के बारे में डील किया। मल्टीपोटेंट के पास अगर OCT3/4, KLF, MYC, SOX2 है तो वापस से वो रिप्रोग्राम होकर प्लूरिपोटेंट बन सकता है। मल्टीपोटेंट का एग्जाम्पल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हम लोगों ने देखा। इसके अलावा ओलिगोपोटेंट में माइलोइड, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल, एंड यूनिपोटेंट केवल एक ही बना सकता है, मेल के केस में स्पर्म एंड फीमेल के केस में एग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? फंक्शन गेन करना, फंक्शन गेन करना या फिर जो उसका फेट है या फिर जो फ्यूचर है वो अचीव करना, ये होता है डिफरेंशिएशन। सो इनिशियली सेल क्या होती है? इनिशियली कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है। जैसे अपने चाइल्डहुड में हमें भी अपना गोल पता नहीं होता, इन द सेम वे इनिशियली कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब फेट डिसाइड नहीं होता। इसके बाद में ये अनडिफरेंशिएटेड सेल स्पेसिफिकेशन स्टेज में जाती है। स्पेसिफिकेशन स्टेज के बाद ये डिटरमाइनिंग स्टेज में जाती है, एंड डिटर्मिनेशन स्टेज के बाद ये डिफरेंशिएट होगी, यानी कि अपना फंक्शन गेन करेगी। स्पेसिफिकेशन भी 3 तरीके का होगा, कंडीशनल, ऑटोनोमस एंड सिंसिटियल।
ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रोसोफिला के केस में। अभी हम लोग कंडीशनल ऑटोनोमस के बारे में डील करेंगे। सो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन कमिटमेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती। सेल जो है लबाइल फेज में होती है। लबाइल फेज में मीन्स अभी इसने डिसाइड किया ये हार्ट बनाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लंग्स भी बना सकती है, मतलब रिवर्ट बैक कर सकती है अपने डिसीजन से। लबाइल फेज का मतलब। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव सिग्नल का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब मान लो कि ये सेल है, इसके अगल बगल में ये 3-4 सेल हैं, और इन्होंने इसको सिग्नल दे दिया कि तेरे को हार्ट नहीं बनना है, तेरे को लंग्स बनना है, तो ये लंग्स बन जाएगी। ठीक है। स्पेसिफिकेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है कंडीशनल। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मेनली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। सेकेंड वन इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हो सकता है। एंड पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट। पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव सिग्नल इसके ऊपर इफेक्ट करके इसके फेट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें क्या देखने को मिल सकता है कि मान लो ये कोई सेल है और उसमें से किसी एक सेल ने यहां से चली गई जो कि कंडीशनली स्पेसिफाइड थी, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की वजह से ये जो खाली स्पेस है इसको कंपेंसेट किया जा सकता है। सो लॉस्ट पार्ट कंपेंसेट हो सकता है। नेक्स्ट वन, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है इसको एक और नाम से जाना जाता है रेगुलेटिव डेवलपमेंट, एज वेल एज यहां पर इंडक्टिव सिग्नल काम करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूं तो मोर्फोजन हो सकते हैं। सो मोर्फोजन हेल्प इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। एक क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में, दैट मोर्फोजन कहां पर हेल्प करते हैं? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट वन इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के अंदर क्या होता है? इसको मोजाइक डेवलपमेंट बोला जाता है। mRNA या प्रोटीन काम करेगा मैटरनल। लॉस्ट पार्ट कंपेंसेट नहीं होगा। पोटेंसी इज इक्वल टू फेट होगी। पोटेंसी इज इक्वल टू फेट होगी। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में क्या होगा? एक यहां पर इंड्यूसर होगा, एक रिस्पोंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो यहां पर टीचर है वो इंड्यूसर होता है और उसकी बातों को सुन के स्टूडेंट रिस्पोंड करता है। इन द सेम वे मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये सिग्नल देगी और इस सिग्नल को ये रिसीव करेगा अगर इसकी कैपेबिलिटी होगी। सो इफ दिस इज कॉम्पिटेंट टू रिसीव दिस सिग्नल्स, सो ये क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है सिग्नल को, कॉम्पिटेंस है, इसलिए इसको बोल देते हैं रिस्पोंडर। क्लियर है? अब मान लो कि कई केसेस में क्या होता है, ये रिस्पोंडर इंड्यूसर को सिग्नल देता है जिसको हम लोग बोल देते हैं रेसिप्रोकल सिग्नलिंग, जो हम लोग
आई लेंस डेवलपमेंट के केस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और ये सिग्नलिंग जो है ये क्लोज प्रोक्सिमिटी पे होती है। किसकी वजह से? पैराक्राइन फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोक्सिमेट इंटरेक्शन के बारे में, यानी क्लोज प्रोक्सिमिटी पे इंटरेक्शन कैसे होता है। प्रोक्सिमेट इंटरेक्शन ये दो तरीके का होता है, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव। इंस्ट्रक्टिव में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि तेरा फेट क्या है, बट परमिसिव में केवल परमिशन चाहिए। इसको पता है कि इसका फेट क्या है, फेट ऑलरेडी पता है, बट इसको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो उस फेट को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है यहां पर एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। ये वाला इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे जब टेट्रापोड डेवलपमेंट देखेंगे, टेट्रापोड लिम डेवलपमेंट। तो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन में क्या होता है? एक होता है रीजनल स्पेसिफिक और एक होता है जेनेटिक स्पेसिफिक। रीजनल स्पेसिफिक में क्या होता है? मान लो ये मेसोडम है, ये मेसोडम है, तो ये इसको कुछ भी सिग्नल देगी चेंज कर लेगा अपने फेट को, एक्टोडम। लेकिन जेनेटिक वाले में चेंज नहीं करता एपिथेलियल अपना फेट अकॉर्डिंग टू मेसेनकाइम। क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्टेम सेल जो होते हैं अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जहां पर वो रहते हैं उसको स्टेम सेल नीश बोलते हैं। पैराक्राइन फैक्टर जो होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सेल स्टेम अपने नीश से बाहर की तरफ आती है, पैराक्राइन फैक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पर देखा कि जब उसके पैराक्राइन फैक्टर का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं रहता, वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करके एक अपना कॉपी बनाएगा। इसके अलावा एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा जो कि आगे चल के क्या करेगा, जो कि आगे चल के अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। स्टेम सेल दो तरीके का होगा, एडल्ट स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक के अंदर टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। टोटीपोटेंट टोटल ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, एग्जाम्पल जायगोट। प्लूरीपोटेंट सेवरल टाइप ऑफ सेल को बना सकता है, एग्जाम्पल के लिए इनर सेल मास एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा एडल्ट स्टेम सेल में मल्टीपोटेंट के पास अगर KLF, MYC, OCT3, OX2 है तो वो रीप्रोग्राम होकर प्लूरिपोटेंट बना सकती है। इसके अलावा जो यूनिपोटेंट है वो इधर स्पर्मेटोगोनिया ओगोनिया का फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले कोई भी सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में होती है। स्पेसिफिकेशन में लबाइल फेज होता है, रिवर्ट बैक करने की कैपेबिलिटी होते हैं, इंडक्टिव सिग्नल काम करते हैं। दो तरीके का होता है स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल, ऑटोनोमस। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर इंडक्टिव सिग्नल काम करते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। पोटेंसी ग्रेटर देन फेट होती है, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो होता है यहाँ पर लॉस पार्ट कंपेंसेट हो जाता है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर लॉस पार्ट कंपेंसेट नहीं होता, इनवर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलता है। मोजाइक डेवलपमेंट बोला जाता है, पोटेंसी इक्वल टू फेट होती है। इसके अलावा मैटरनल एमआरएनए साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यहाँ पर काम करते हैं। जो मॉर्फोजन होते हैं वो भी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन में एक इंड्यूसर होता है और उसके पास में अगर कोई सेल है जिसके पास कॉम्पिटेंसी उस सिग्नल को रिसीव करने की, उसको रिस्पॉन्डर बोल दिया जाता है। प्रोक्सिमेट इंटरेक्शन दो तरीके का होता है, इंस्ट्रक्टिव, परमिसिव। इंस्ट्रक्टिव में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, फेट नहीं पता होता सेल को। परमिसिव में फेट पता होता है, केवल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना होता है। एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन के अंदर अगर मेसेनकाइमल का इफेक्ट एपिथेलियल पे हो रहा है और वो अपना फेट चेंज कर रहा है तो रीजनल स्पेसिफिक है। अगर चेंज नहीं कर रहा है एपिथेलियल अपना फेट अकॉर्डिंग टू मेसेनकाइम तो वो जेनेटिक स्पेसिफिक है। ये डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम लोग मॉर्फोजन के बारे में। मॉर्फोजन जो होते हैं ये सीक्रेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम लोग डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जा सकते हैं। सेकेंड वन इज ये कंडीशनल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज दे कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पैराक्राइन फैक्टर। हमेशा नहीं बोल रहे, कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पैराक्राइन फैक्टर। ऑलवेज प्रोटीनेशियस इन नेचर, हमेशा प्रोटीनेशियस होंगे नेचर में।
एग्जाम्पल के लिए बाइकोड प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नल्स के बारे में। पैराक्राइन सिग्नल्स में बी मोर्फोजन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोर्फोजन के अंदर भी बोला कि कैन बी पैराक्राइन फैक्टर, सो ये मे बी मोर्फोजन। क्लोज प्रोक्सिमिटी पे काम करेंगे, क्लोज प्रोक्सिमिटी, इसमें हम लोग डील करेंगे हेजहोग के बारे में एंड WNT सिग्नलिंग के बारे में। सो जो हेजहोग है, सबसे पहले इसी के बारे में डील करते हैं। हेजहोग जो है ये लाइगेंड है, इसका जो रिसेप्टर है वो है पैच्ड रिसेप्टर। एक की प्लेयर यहां पर होगा जो पूरे पाथवे को रेगुलेट करेगा, स्मूदन जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का होगा, ये 12 ट्रांस मेम्ब्रेन का होगा। इसके अलावा हेजहोग जो है 3 तरीके का होगा। सोनिक हेजहोग जो कि लिम्ब की पोलैरिटी डिसाइड करेगा, साथ साथ में ये आई फील्ड स्पेसिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इंडियन हेजहोग, सो नाम से पता चल रहा है इंडियन हेजहोग, इंडियंस हैं तो बोन्स उनकी अच्छी खासी होंगी, तो बोन ग्रोथ के लिए होगा। एंड डेजर्टिक हेजहोग स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं हेजहोग की प्रोसेसिंग एंड सिक्रेशन के बारे में डिस्कस करूं, सो ये मान लो कोई हेजहोग प्रोटीन है, इसके अगर मैं एन टर्मिनल पे अगर मैं कोलेस्ट्रॉल और पाल्मेटिक एसिड ऐड कर दूं, तो इसका सी टर्मिनल तो ये क्लीव कर लेगा, लेकिन जो एन टर्मिनल है उसको ये मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करके मोनोमर फॉर्म में भी आ सकता है, हिपैरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म में भी आ सकता है, और लाइपो प्रोटीन की फॉर्म में भी आ सकता है, और सेल से बाहर जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पर हम लोग 2 कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन, हेजहोग जो है ये एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन, हेजहोग जो है ये प्रेजेंट है। अगर मान लो हेजहोग एब्सेंट है तो यहां पर लाइगेंड आके बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेजहोग है ही नहीं। ये यहां पर पैच्ड रिसेप्टर है, ये सही सलामत रहेगा। यहां पर है स्मूदन, तो ये पैच्ड रिसेप्टर इसको इनहिबिट कर देगा स्मूदन को, जिसकी वजह से जो यहां पर क्यूबिटस इंटरप्टस है इसको कोस2, सूफू, KIF7, PKA, प्रोटीन काइनेज A एंड एस्लिम, ये इसको इनहिबिट करके रखेंगे और आगे ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देंगे। क्लियर? अब मान लो कि हेजहोग प्रेजेंट है। अगर हेजहोग प्रेजेंट है तो हेजहोग आके बाइंड करेगा, और जो पैच्ड रिसेप्टर है वो डिग्रेड हो जाएगा जैसे ही हेजहोग बाइंड करेगा प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन मशीनरी से। अब यहाँ पर जो स्मूदन है उसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं बचा, तो स्मूदन क्या करेगा, यहाँ पर जो क्यूबिटस इंटरप्टस है इसको जो इनहिबिटर फैक्टर इनहिबिट करके रख रहे हैं, कोस2, सूफू, ये सारे जो इनहिबिट करके रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्मूदन जो है यहाँ पर प्रोटीन काइनेज A, काइनेज है तो फॉस्फेट ऐड करेगी, इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करती है, ये एक्टिव हो जाता है और सारे इनहिबिटर को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्यूबिटस इंटरप्टस फ्री हो जाएगा और अब ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज WNT सिग्नलिंग। सो WNT सिग्नलिंग में क्या होगा, WNT
सिग्नलिंग। तो यहां पर जो लाइगेंड होगा वो WNT होगा, रिसेप्टर जो होगा वो फ्रिजल्ड होगा। इसके अलावा यहां पर WNT सिग्नलिंग दो तरीके से देखने को मिलेगी, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल मीन्स बीटा कैट डिपेंडेंट पाथवे, और नॉन कैनोनिकल के अंदर कैल्शियम का रिलीज देखने को मिलेगा और बीटा कैट इंडिपेंडेंट होती है ये। साथ साथ में जो साइटोस्केलेटन है या फिर जो सेल पोलरिटी है या सेल मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। सो यहां पर भी हम लोग दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज, लेट्स सपोज WNT absent and WNT present। ये हम लोग बीटा कैट डिपेंडेंट या कैनोनिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो यहां पर मान लो कि WNT जो है एब्सेंट है, एंड यहां पर जो LPR5 हो गया, LPR6 हो गया, ये कोरिसेप्टर्स होते हैं, कोरिसेप्टर्स। और यहां पर जो ये फ्रिजल है ये रिसेप्टर है। तो WNT इससे आके बाइंड किया, जैसे WNT इससे आके बाइंड करेगा अंदर की तरफ डीशिवल्ड प्रोटीन होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ये कब की बात है? जब WNT क्या है? WNT प्रेजेंट है। सॉरी, इसको दोबारा देखते हैं एक बार। ये मान लो आउटर मेम्ब्रेन है, ये फ्रिजाइल है, फ्रिजल्ड है, WNT एब्सेंट है। तो यहां पर आके बाइंडिंग नहीं हो पाएगी WNT की, तो फ्रिजल एक्टिवेट नहीं होगा। फ्रिजल एक्टिवेट नहीं होगा तो डीशिवल्ड एक्टिव रहेगा। अब डीशिवल्ड अगर मान लो इनएक्टिव है, डीशिवल्ड क्या है? इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि फ्रिजल एक्टिव नहीं हुआ, फ्रिजल ही डीशिवल्ड को एक्टिव करता है, तो डीशिवल्ड भी इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब डीशिवल्ड अगर इनएक्टिव है तो यहां पर कुछ फैक्टर हैं जो कि बीटा कैट को इनहिबिट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CK, ऑक्सिन, APC एंड GSK3। क्योंकि ये जो डाइशिवल्ड है और GSK है ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, ठीक है। जहां पर ये एक्टिव होगा ये इनहिबिट होगा, जहां ये एक्टिव होगा ये इनहिबिट होगा। तो अभी GSK3 काम कर रहा है, यहाँ पर GSK3 फंक्शनल फॉर्म में है, तो डिशिवल्ड तो वैसे भी इनएक्टिव रहना है। तो आगे क्या देखने को नहीं मिलेगा? बीटा कैट एक्टिव नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर WNT प्रेजेंट है तब क्या होगा? WNT अगर प्रेजेंट है तो आके बाइंड किया WNT ने, फ्रिजल एक्टिव हुआ, फ्रिजल्ड एक्टिवेट हुआ, डीशिवल्ड भी एक्टिव हुआ, डीशिवल्ड एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पर जो बीटा कैट को इनहिबिट करके रख रखा था GSK3 ने, ये इस GSK3 को इनहिबिट करेगा, बीटा कैट फ्री हो जाएगा और बीटा कैट फ्री फॉर्म में क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। नेक्स्ट इज नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल पाथवे यानी बीटा कैट इंडिपेंडेंट पाथवे। इसमें हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम कैसे रिलीज होता है। सो मान लो ये मेम्ब्रेन है, क्लियर। यहां पर बीटा कैट इंडिपेंडेंट है तो बीटा कैट नहीं होगा, तो यहां पर WNT ने बाइंड किया फ्रिजल के साथ में, तो यहां पर G अल्फा एक्टिवेट हुआ। G अल्फा क्या करेगा? PLC को एक्टिवेट करेगा, PLC PIP2 को IP3 डैग में कन्वर्ट करेगी और IP3 सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा और कैल्शियम रिलीज करवा देगा, क्लियर।
इसके अलावा दूसरा था सेल के शेप या फिर मोटिलिटी या साइटोस्केलेटन के लिए कौन सा काम आता है। तो मान लो ये अपना सेल है, यहाँ पर WNT की बाइंडिंग हुई फ्रिजल से, देन एक पाथवे चलेगा, Damin1 एक्टिवेट होगा, देन रो GTPase एक्टिवेट होगा, रो GTPase के बाद में रोक एक्टिवेट होगा और रोक सेल का मूवमेंट करवाएगा, सेल मूवमेंट में हेल्प करेगा। सबसे पहले Damin, फिर रो GTPase, फिर रोक। क्लियर है। अब WNT सिग्नलिंग लीड्स टू नोट इमीडिएट नेगेटिव फीडबैक। जो WNT होता है हम लोग देख रहे हैं कि वो फ्रिजल से बाइंड करता है, लेकिन कब बाइंड करेगा, जब जो WNT है इसमें ग्लाइपिकेंस जो है वो ऐड होंगे। ये जो ग्लाइपिकेंस है ये हेयरपिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। जैसे इसका एडिशन होगा ग्लाइपिकेंस या पाल्मिटोलिक एसिड का, ये एक्टिवेट होगा और फ्रिजल से बाइंड करेगा। फ्रिजल से बाइंड करने के बाद में नोटम एक्टिवेट होता है जो कि नेगेटिव फीडबैक करता है, यानी कि हाइड्रोलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो ग्लाइपिकेंस और पाल्मिटोलिक एसिड को इनहिबिट करेंगे और उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है ये रुक जाएगा। क्लियर है। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने पैराक्राइन फैक्टर्स में डिस्कस किया कि पैराक्राइन फैक्टर में भी क्या हो सकते हैं, पैराक्राइन फैक्टर में भी मॉर्फोजेंस डिफ्यूज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, जिसमें हम लोगों ने हैजोक और WNT के बारे में देखा। हैजोक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हैजोक जो होता है उसका रिसेप्टर पैच्ड होता है, स्मूदन वहां पर एक की प्लेयर के जैसा काम करता है। 3 तरीके का होता है हैजोक, इंडियन हैजोक, डेजर्टिक हैजोक, सोनिक हैजोक। इंडियन हैजोक बोन्स के लिए, सोनिक हैजोक आइलैंड्स डेवलपमेंट और लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो डेजर्टिक हैजोक स्पर्मेटोगोनिया के लिए। अगर मान लो हैजोक एब्सेंट होता है तो उस टाइम पर जो पैच्ड होता है वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, स्मूदन को इनहिबिट करेगा। स्मूदन अगर इनहिबिट है तो स्मूदन एक्टिव नहीं हो पाएगा और जो क्यूबिटस इंटरप्टस को PK एस्लिम को सूफू के F7 इनहिबिट करके रख रखा है वो हटाएंगे नहीं और CI जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। बट जब हैजोक प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पर पैच डिग्रेड हो जाता है, स्मूदन को प्रोटीन काइनेज फॉस्फोरिलेट करती है, एक्टिव होकर सारे इनहिबिटर को इनहिबिट कर देगा, CI फ्री हो जाएगा। हैजोक जो होता है इसके C टर्मिनल पे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा WNT सिग्नलिंग 2 तरीके की होती है, कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल बीटा कैट डिपेंडेंट होती है, नॉन कैनोनिकल बीटा कैट इंडिपेंडेंट होती है, जिसके अंदर हम लोग कैल्शियम और सेल का मूवमेंट देखने को मिलता है। LPR5 LPR6 को रिसेप्टर होते हैं, फ्रिजल रिसेप्टर होता है WNT का। जब WNT एब्सेंट होता है उस टाइम पर फ्रिजल से उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, फ्रिजल से उसकी बाइंडिंग नहीं होगी तो डिशुवल्ड एक्टिव नहीं होगा, डिशुवल्ड एक्टिवेट नहीं होगा तो बीटा कैट को GSK3 एक्सिन C के साथ इनहिबिट करके रखेंगे और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बट जब वहां पर WNT की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, WNT प्रेजेंस है तो फ्रिजल से बाइंडिंग होगी, फ्रिजल से बाइंडिंग होगी, डिशुवल्ड एक्टिवेट होगा, डिशुवल्ड एक्टिवेट होगा, GSK3 को इनहिबिट करेगा, बीटा कैट फ्री हो जाएगा। नॉन कैनोनिकल में कैल्शियम के केस में क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही फ्रिजल से बाइंडिंग होगी वैसे ही वहां पर G अल्फा प्रोटीन PLC को एक्टिवेट करेगा, PLC IP2 को IP3 डैग में कन्वर्ट कर देगी और कैल्शियम का रिलीज देखने को मिल जाएगा। रिक के थ्रू भी डायरेक्ट रिलीज देखने को मिल सकता है। सेल के मूवमेंट के टाइम पर जैसे ही WNT फ्रिजल की बाइंडिंग होती है तो Damin1 जो एक्टिव होता है, फिर उसके बाद रो GTPase, फिर रोक और सेल का मूवमेंट या साइटोस्केलेटन मूवमेंट देखने को मिलता है। WNT नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि WNT ग्लाइपिकेंस और पालोनिक एसिड जब बाइंड होते तभी एक्टिव होती है, फ्रिजल से बाइंड करती है, नोटम एक्टिवेट होगा जो कि उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, हाइड्रोलिज एंजाइम को जो कि ग्लाइपिकेंस को इनहिबिट कर देगा और बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा WNT और फ्रिजल की। नेक्स्ट बात करते हैं C एलिगेन के बारे में। C एलिगेंस C एलिगेंस के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेमाफ्रोडाइट होते हैं ये। इसके अलावा जो वल्वा होता है वो एज अ सेक्स अपरेटस काम करता है जो कि 22 सेल से मिलके बना हुआ होगा। इसके अलावा
अलोंग विद दैट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पर एक बाय चांस इवेंट होता है, बाय चांस इवेंट होता है जिसमें क्या देखने को मिलता है, Z1 PPP एंड Z4 AAA। यहां पर मान लो कि इसके अंदर लैग 2 एक्टिवेट हो गया, तो लैग 2 का काम क्या होता है, एंकर सेल बनाना। तो लैग 2 जो है ये डेल्टा या फिर लाइगेंड के जैसा काम करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर इस सेल को सिग्नल देगा कि लैग 2 मैंने बना लिया, तू लिन 12 बना ले। यानी ये कैसा काम कर रही है, अब ये रिसेप्टर या फिर नोच के जैसा, और ये लिन 12 आगे चल के यूटेरिन टिश्यू बनाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, लैग 2 अगर प्रेजेंट है एंकर सेल बनेगा, लैग 2 लाइगेंड या डेल्टा जैसा काम करेगा, लिन 12 अगर प्रेजेंट है तो यूटेरिन टिश्यू बनेगा। अगर मैं म्यूटेशन केस के बारे में बात करूं, अगर मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया लैग 2 का, लैग 2 है ही नहीं, तो इधर भी लिन 12 एक्सप्रेस करके यूटेरिन टिश्यू बना देगा। अगर मान लो लिन 12 है ही नहीं, तो यहाँ पर भी लैग 2 एक्सप्रेस करके 2 एंकर सेल बना देगा। लेकिन अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया लिन 12 का, तब भी दोनों तरफ यूटेरिन टिश्यू बनेगा। जनरली क्या होता है, 11 वीपीसीज होते हैं अपने पास में, वल्वा प्रिकर्सर सेल, जिसमें से कि 6 ही काम कर पाते हैं वल्वा बनाने के लिए। तो ये 6 कैसे डिसाइड होते हैं, लिन 39 जो होता है, इसका नाम ध्यान रखना, ये क्या करता है, ये वल्वा के स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है, वल्वा स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है लिन 39 WNT सिग्नलिंग के थ्रू। तो 6 वीपीसी P3P to P8P ये फॉर्म होते हैं। सो देखने को क्या मिलता है, जनरली देखा जाता है कि मान लो ये वल्वा है, ये मान लो सी एलिगन है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये मान लो गोनैड है, और ये मान लो यहाँ पर एंकर सेल है। एंकर सेल के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि एंकर सेल जो होते हैं वो गैमेटिक नहीं होते, वो सोमैटिक गोनेडल सेल होते हैं, सोमैटिक गोनेडल सेल। ये बात यहां पर ध्यान रखना, दिस वन। सो अब क्या होता है, यहां पर एंकर सेल क्या रिलीज करते हैं, एंकर सेल लिन 3 को रिलीज करते हैं। एंकर सेल क्या रिलीज करेंगे, लिन 3 एज अ डेल्टा या फिर लाइगेंड। और यहां पर क्या होता है, यहां पर अपने सेल्स होते हैं P3P, P4P, P5P, P6P, P7P, P8P, जो कि 6 स्पेसिफाइड वीपीसीज होते हैं जिनको लिन 39 ने स्पेसिफाई किया, इस लिन 39 ने स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लिन 3 है उसकी सबसे ज्यादा सिग्नलिंग यहीं पर देखने को मिलती है P6P में। तो ये प्राइमरी सेल बना लेता है, प्राइमरी सेल। बट ये क्या करता है, ये अपने जो अगल बगल के सेल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के अंदर क्या करता है, इन दोनों के अंदर लेटरल इनहिबिशन कर देता है, लेटरल इनहिबिशन। लेटरल इनहिबिशन में क्या किया जाता है, लेटरल इनहिबिशन के केस में ये P7P और P5P इनमें क्या करता है, इनमें ये लिन 12 को एक्टिवेट करवा देता है। और लिन 12 क्या करता है, लिन 12 यहां पे मान लो यहां पे एपिडर्मल जैसे सिग्नलिंग चलती है, हम लोग बात करें P5P और P7P में क्या कर देता है, P6P। तो यहां पर मान लो सिग्नलिंग चल रही है डायमर फॉर्म में, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं, इसकी वजह से सिग्नलिंग चलती है। लेकिन लिन 12 फॉस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और ये फॉस्फेटेज एंजाइम ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से सिग्नलिंग रुक जाएगी और 8 सेल बनने के बजाय 7 सेल बन जाएंगे। तो ये 7 साल और ये 8 सेल, तो 7 सेल एंड 8 सेल तीनों मिलके 22 सेल्स बना लेंगे। इस तरीके से वल्वा बनता है। और जो डिफॉल्ट फेट रह जाता है, बाकी सेल्स को सिग्नल नहीं मिल पाता, वो क्या बना लेते हैं, हाइपोडर्मिस। कैपेबिलिटी इनकी भी बराबर होती है, क्योंकि सबके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सबके ऊपर
लेट 23 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन सिग्नलिंग केवल इन 3 को मिल रही है, P5P, P6P एंड P7P। तो ये तीनों वल्वा बना लेते हैं और बाकी जो होते हैं वो क्या बना लेंगे, वो टर्शरी वीपीसीज होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, हाइपोडर्मस, एपिडर्मिस या स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या होता है, अब मान लो कि वल्वा बन गया, जायगोट बन के रेडी है। अब जायगोट क्या करता है, क्लीवेज करता है। क्लीवेज का रिजल्ट क्या होता है, एक फाउंडर सेल बनती है और एक स्टेम सेल बनती है। फाउंडर सेल जैसे AB और स्टेम सेल जैसे P1। P1 आगे डिवाइड होके EMS और P2 बनाती है, P2 आगे डिवाइड होके C और P3 बनाता है एंड P3 आगे डिवाइड होके D और P4 बनाता है। और अगर मैं बात करूं AB की, तो AB आगे डिवाइड होके AB A बनाता है और AB P बनाता है। क्लियर? जिसमें से क्या देखने को मिलता है, ये वाली जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं 4 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं, 4 सेल स्टेज। क्लियर? अब क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर ये P1 है और AB है, यहाँ पर जो P1 है और AB A है, इनके अंदर सिग्नलिंग देखने को मिलती है। ये जो P1 होता है इसके पास में लाइगेंड होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं AP1 और इसके पास में रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, GLP1। तो ये क्या कर देता है, ये इसको सिग्नल देगा और ये सिग्नल लेने के बाद में फेरिंग्स, हाइपोडर्मस, न्यूरॉन बना लेगा। लेकिन मान लो कि कई बार ये काम नहीं कर रहा है तो ABP भी काम कर लेता है उस प्लेस पे। ABP जो होता है ये क्या बनाता है, ये डोर्सल पोर्शन बनाता है, ये वेंट्रल बनाता है EMS। क्लियर? EMS आगे डिवाइड होता है MS और E में। MS में जो पोप का कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा होता है और E में पोपन का कंसंट्रेशन ना के बराबर होता है, इसलिए ये इंटेस्टाइन बनाता है। लेकिन EMS तभी डिवाइड होगा जब P2 इसको सिग्नल देगा। P2 क्या करता है, P2 MOM2 को यूज करता है एज अ लाइगेंड और EMS जो होता है ये MOM5 को यूज करता है एज अ फ्रीजल। WNT फ्रीजल जैसे सिग्नलिंग चलती है और जैसे ही सिग्नलिंग होती है EMS MS और E में डिवाइड होता है और MS मसल्स बना लेता है और E इंटेस्टाइन बना लेता है। साथ साथ में MS के पास पोप1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और E के पास पोप1 का कॉन्सेंट्रेशन एब्सेंट होता है। कई केसेस में सिग्नलिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से EMS प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है और EMS जो है वो MS में कन्वर्ट देखने को मिलता है। क्लियर? सो जो स्टेम सेल होते हैं इसमें अगर मैं बात करूं ये P1 के बारे में, तो यहाँ पर एक जीन काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग SKN1। ये क्या करता है, ये P1 जो सेल है इसको इफेक्ट करेगा, इसके ऊपर काम करेगा और यहाँ पर MED1 MED2 जीन एक्टिवेट होंगे जो कि कंट्रोल करेंगे फेरिंग्स के फेट को। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो गया SKN1 को में तो स्किन देखने को मिलेगी, फेरिंग्स का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर ये P2 है, P2 को कौन कंट्रोल करेगा, यहाँ पर जो ये अगर मैं P3 P4 के बारे में बात करती हूँ, P3 एंड P4, तो P3 और P4 जो होते हैं इनको कंट्रोल करता है PUF1। क्लियर है? और जो C और D है, जो P3 है, P4 है, P1 है, P2 है, ये सारे के सारे पोस्टीरियर पोर्शन लाने का काम करते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन। और C और D फाउंडर सेल है और इनके ऊपर इनको कंट्रोल कौन करके रखता है, PAL1। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोलैरिटी के बारे में। तो जो पोस्टीरियर प्रोटीन है P1 P2 P3 P4 जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है पोस्टीरियर पोर्शन बनाते हैं, पार्ट 3 6 एंटीरियर एंड पार्ट 1 2 पोस्टीरियर। क्लियर?
तो हम लोगों ने सी एलिगन के केस में क्या देखा, सी एलिगन जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, वल्वा सेक्स एपरेटस होता है, 22 सेल्स का मिलके बना होता है, बाय चांस इवेंट होता है, Z1PPP लैग 2 एक्सप्रेस करता है, एंकर सेल बन जाता है, Z4A लीन 12 या नोच को एक्टिवेट करता है, यूट्रिन टिश्यू बन जाता है, 11 VPC से 6 VPC बनाने का काम लीन 39 करता है, 6 VPC जो होते हैं यहाँ पर जो एंकर सेल होता है वो लीन 3 को रिलीज करता है। लीन 3 जो एंकर सेल होता है वो सोमेटिक गोनाडल सेल होता है। लीन 3 का जो रिसेप्टर होता है वो 6 के 6 VPC के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेट 23 सबसे ज्यादा सिग्नलिंग P6P को मिलती है, 8 सेल बना लेता है, वो अगल बगल के सेल में लीन 12 जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि फोस्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करके जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जैसा जो सिग्नलिंग चल रही होती है उसको इनहिबिट कर देता है और 7 सेल बन जाते हैं। बाकी 3 टर्शियरी सेल्स होते हैं जो डिफॉल्ट फेट ले लेते हैं। उसके बाद जायगोट ABA और P में डिवाइड होता है। AB जो होता है वो AB ABP में डिवाइड होता है। ABP जो होता है वो डोर्सल पोर्शन बनाता है। P1 और ABA के बीच में सिग्नलिंग चलती है। AP1 और GLP की जैसी ही सिग्नलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो P2 और EMS उसके बीच में भी सिग्नलिंग देखने को मिलती है। P2 MOM2 को रिलीज करेगा, EMS MOM5 को। EMS आगे चल के MS और E में कन्वर्ट होगा। MS के पास POP1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, E के पास में POP1 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसके अलावा जो P1 होता है उसको SKN1 जो होता है वो कंट्रोल करके रखता है। SKN1 को MED1 MED2 जो जीन होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं। SKN1 में अगर म्यूटेशन हो गया तो स्किन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फेरिंग्स नहीं देखने को मिलेगा। जो P3 P4 जो होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पोस्टर पार्ट बनाते हैं जिसको कि PUF1 कंट्रोल करके रखता है। C और D जो होता है फिर उसको कंट्रोल PAL1 कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आई लेंस डेवलपमेंट के बारे में। आई लेंस डेवलपमेंट, आई लेंस डेवलपमेंट के केस में क्या होता है, आई लेंस डेवलपमेंट के केस में ये देखने को मिलता है जो न्यूरल ट्यूब है, हमें पता है कि कैसे बनता है। जैसे अपना ब्रेन है, मान लो ब्रेन जब बल्ज आउट होता है तो वहां पे समझ आ जाता है कि यहाँ पर आई बननी है। क्लियर है, ये समझ में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ऑप्टिकल वेसिकल होते हैं और यहाँ पर हेड एक्टोडर्म होता है, और जो हेड एक्टोडर्म होता है यहाँ पर पैक्स 6 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक सिग्नलिंग देखने को मिलती है। किस तरीके से सिग्नलिंग देखने को मिलेगी, जो ऑप्टिकल वेसिकल होता है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो BMP4 है ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा SOX2 को। FGF8 लाइगेंड BMP4 जो है ये सिग्नल देगा, ये ऑप्टिकल वेसिकल के हैं और ये जो है ये हेड एक्टोडर्म के हैं। ये सिग्नल देगा SOX2 को, एंड जो FGF8 है ये सिग्नल देगा LMAF को, और PEX6 जो है ये भी हेड एक्टोडर्म में होगा। और ये तीनों मिलके ही लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही ऑप्टिकल वेसिकल सिग्नलिंग देता है हेड एक्टोडर्म को, ये क्या बन जाता है, ये लेंस प्लेकोइड बन जाएगा। लेंस प्लेकोइड यानी स्वेल हो जाएगा, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से। उसके बाद वापस ये इसको सिग्नलिंग देता है, और जैसे ही इसको सिग्नलिंग देगा यहाँ पर स्पेस खाली हो जाता है। किसके लिए स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ पर ये तो हेड एक्टोडर्म तो लेंस बना देगा, लेकिन इनर रेटिना के लिए स्पेस ओपन हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल सिग्नलिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो PEX6 होता है ये पेयर में प्रेजेंट होता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो नो आई फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर 1 PEX6 है तो स्मॉल आई बनेगा। सोनिक हेजहॉग में अगर म्यूटेशन है तो साइक्लोपिया कंडीशन, साइक्लोपिया में आंख जो है मिडल में बनती है। अगर मान लो कि जो PEX6 है इसमें हेटेरोजाइगस में यानी पेयर में होता है, 2 है, एक में म्यूटेशन हो गया, केवल एक काम कर रहा है, तो एनरिडिया कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में मान लो ये मान लो ऊगोनिया है। ये ऊगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और माइटोटिकली यानी इक्वेशनल डिवीजन 2n 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 इस तरीके से बने जाएंगे। यहाँ पर
ये कब की स्टेज है? ये स्टेज है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ का ये स्टेज है। तो यहां पर जब मियोसिस 1 देखने को मिलती है बिफोर बर्थ, तो यहां पर ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, क्योंकि वो प्रोटीन्स नहीं होते। वो प्रोटीन कब आते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पर देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइमरी oocyte बन चुका है बिफोर बर्थ ही। जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पर प्रोटीन अवेलेबल होते हैं, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और क्या देखने को मिलेगा? एक तो यहाँ पर पोलर बॉडी रिलीज होगी, इसके अलावा एक यहाँ पर सेल देखने को मिलेगी अपने को, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होता है ये मियोसिस 2 के अंडर को जाता है, लेकिन मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है क्योंकि इसको सेंट्रियोल चाहिए इस टाइम पर। तो क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलेगा जैसे स्पर्मेटोगोनिया। सो स्पर्मेटोगोनिया ये प्यूबर्टी के टाइम पर देखने को मिलता है मेल के केस में, फीमेल में तो बिफोर बर्थ ही देखने को मिल जाती है कंडीशन ये वाली। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? स्पर्मेटोगोनिया जो है ये माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये फिर मियोसिस 1 के अंडर को जाएगा, क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के अंडर को जाएगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड, जिसमें टेल का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्पर्म। स्पर्म कैसा दिखने को मिलेगा? कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा स्पर्म, जिसमें क्या होगा? यहाँ पर एक्रोसोम वेसिकली एक्रोसोमल एंजाइम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेंट्रियोल भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे मेटाफेज में अरेस्ट होता है, यहाँ पर ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे ही स्पर्म आता है तो क्या देखने को मिलता है? मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अलोंग विद दैट ये पोलर बॉडी भी डिवाइड होती है N and N में, और इधर से भी एक पोलर बॉडी डिवाइड होगी। तो एट द एंड कितने पोलर बॉडी बनते हैं? 3 पोलर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है? सो फर्टिलाइजेशन देखने को मिल गया कि स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया। अब जैसे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, ये मान लो एग है और स्पर्म ने आके इसको अपना सेंट्रियोल जो है वो दिया है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करता है, एंट्री करते ही यहाँ पर PLC एक्टिवेट होता है, PIP2 एक्टिवेट होता है, IP3 टैग एक्टिवेट होता है, कैल्शियम एक्टिवेट हो जाता है एग के अंदर। जैसे ही कैल्शियम एक्टिवेट होगा एग भी एक्टिवेट हो जाता है। इस तरीके से एग का एक्टिवेशन देखने को मिलता है। और जो PLC यहाँ पर काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PLC जीटा। तो ये प्रोसेस होता है एग के एक्टिवेशन का। क्लियर? तो क्या देखने को मिलता है? जो यहाँ पर एग होता है, जैसे मान लो कि ये एग है और इंटरकोर्स हुआ है और ये जो स्पर्म इसने एंट्री ले ली है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको रिमूव किया जाता है। कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है जिसमें कैपेसिटी दी जाती है कि फ्यूज कर सके एग के साथ में। तो कोलेस्ट्रॉल रिमूव किया जाता है। यहाँ पर कौन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिमूव करता है। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के अलावा यहाँ पर कैट्सपेयर चैनल ओपन होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैल्शियम का एक्टिवेशन करवाएंगे और साथ साथ में हाइपर एक्टिविटी, इसके मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे। साथ साथ में किस तरीके से चेक करता है कि जाना कहाँ पर है? तो ट्रांसलोकेशन के लिए यहाँ पर कीमोटैक्सिस थर्मोटैक्सिस होता है। जो एग होता है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है।
कब? आफ्टर ओव्यूलेशन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वो कीमोटैक्सिस यानी कि एक इसको कैपेबिलिटी देगा कि कहाँ पर जाना है, इसको एक वे मिल जाएगा स्पर्म को। तो यहाँ पर पहला तो देखा यहाँ पर कैपेसिटेशन में जो फीमेल का एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है स्पर्म के कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। दूसरा यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उसकी एंट्री होती है उसको बेसिक पीएच देने के लिए, और कैल्शियम की एंट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर ZP1 एंड ZP2, ये जोना पेलिसुडा प्रोटीन होते हैं एग के केस में। आउटर में क्या होता है? जोना पेल्यूसिडा, और अंदर की तरफ क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, जैसे ये स्पर्म आता है यहां पर फीमेल के पास क्या होता है? जूनो और CD9 प्रोटीन, इसके पास होता है इज्यूमो। बाइंडिंग होती है, पूरा का पूरा स्पर्म अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद में ताकि और स्पर्म ना आए, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन होता है, और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो फास्ट ब्लॉक एक्टिवेट होता है, ये होता है सीआर में। तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, जो जिंक की शील्डिंग होती है वो बना दी जाती है, जिंक की शील्डिंग बना दी जाएगी ताकि और स्पर्म ना आ सके। साथ में जो ZP2 होता है उसी को क्लीव कर दिया जाता है। कौन क्लीव करता है? ओवास्टेसिन। ओवास्टेसिन क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से अब जोना पेलिसुडा ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो पाएगा? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद में फिर क्या होगा? क्लीवेज होगा, 2 सेल स्टेज आएगी, देन 4 सेल स्टेज आएगी, देन 8 सेल स्टेज आएगी, देन 16 सेल स्टेज आएगी, और 16 सेल स्टेज के बाद में फिर जिसको मोरुला स्टेज बोलते हैं, फिर ब्लास्टुला स्टेज आएगी, एंड देन गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, और गैस्ट्रुला स्टेज में गैस्ट्रुलेशन देखने को मिलेगा, तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है ये कितने तरीके का होगा? एक होता है इनवेजिनेशन, जिसके अंदर क्या होगी? इनफोल्डिंग होगी, इनफोल्डिंग ऑफ शेल शीट इनटू एम्ब्रियो, जो कि एंडोडर्म में देखने को मिलेगी। दूसरा इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन में क्या होगा? इनवोल्यूशन में इंटर्निंग देखने को मिलेगी, अंदर की तरफ टर्न, इंटर्न या फिर इनवर्ड मूवमेंट। ये भी क्या करेगा? ये मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। देन इनग्रेशन। Ingression means migration of individual cells into embryo. Then delamination. Delamination का मतलब क्या होगा? Splitting, जिसमें कि हाइपोब्लास्ट, बर्ड्स का हाइपोब्लास्ट देखने को मिलेगा। देन लास्ट स्टेप होगा एपिबोली। एपिबोली के अंदर एक्सपेंशन और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अब क्लीवेज कितने तरीके का होता है हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। सो क्लीवेज जो है ये 2 तरीके का होगा, होलोब्लास्टिक एंड मैरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट क्लीवेज, मैरोब्लास्टिक यानी इनकम्प्लीट। होलोब्लास्टिक होगा आइसोलेसिथल, मेसोलेसिथल, और मैरोब्लास्टिक होगा टीलोलेसिथल एंड सेंटरोलेसिथल। आइसोलेसिथल 4 तरीके का होगा, रेडियल जो कि सीआर में देखने को मिलेगा, रोटेशनल आइसोलेसिथल, रोटेशनल कहां पर होगा? मैमल्स में, एंड बाइलेटरल होगा ट्यूनिकेट्स में, एंड स्पाइरल होगा फ्लैटफॉर्म में। मेसोडर्म देखने को मिलेगा, रेडियल क्लीवेज होगा इसका एक पार्ट जो एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीलोलेसिथल के अंदर बाइलेटरल और डिस्कोइडल आएगा। बाइलेटरल के अंदर
सिफेलोपोडा मोलस्का आएगा, और डिस्कोइडल के अंदर आ जाएंगी फिशेज आ जाएंगी, रेप्टाइल्स आ जाएंगी, बर्ड्स आ जाएंगे, और सेंट्रोलेसिथल के अंदर आएगा सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसका एग्जाम्पल ड्रोसोफिला होगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रोलेसिथल सुपरफिशियल क्लीवेज ड्रोसोफिला के अंदर होता है, जो कि मीरोब्लास्टी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टीलोलेसिथल जो है, इसके अंदर डिस्कोइडल क्लीवेज जो है वो बर्ड्स रेप्टाइल्स के अंदर होगा, और ये भी मीरोब्लास्टी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा रोटेशनल क्लीवेज आइसोलेसिथल वाला जो होता है ये मैमल्स के अंदर होगा, सी आर्चिन के अंदर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी आर्चिन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सो सी आर्चिन का डेवलपमेंट, इसकी वीडियो आपको इस लेक्चर के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाएगी, इस लेक्चर की वीडियो, बिकॉज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टेम सेल डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिकेशन कर लिया, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन, मॉर्फोजन, पैराक्राइन सिग्नलिंग, सी एलिगन, आइलेंस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोगों ने इतना पोर्शन जो है ये डिस्कस कर लिया है ह्यूमन डेवलपमेंट तक। इसके बाद डिक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम, सी आर्चिन, ड्रोसोफिला, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन, फ्रॉग डेवलपमेंट, टेडापोल मेटामॉर्फोसिस, टेराटोजेंस जो है इसकी वीडियो भी अब तुरंत अपलोड कर दी जाएगी इसके बाद, कोर्स लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।